नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लास हमारी चल रही थी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास डेली अटेंड कर रहे थे। आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की क्लास। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही साथ आपको बायोलॉजी की क्लास भी मिलती रहेगी। बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने की पहले पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी की क्लास कंप्लीट करवा दी जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप टॉपर्स को भी सुनते हैं तो बार बार उनके द्वारा कहा जाता है कि आप जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की क्लास यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक होगी आपकी तैयारी के लिए, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। आज की हमारी टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र हम पढ़ेंगे। आज 2 टॉपिक कंप्लीट करवाई जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट पल्सेशन का कब प्रारंभ होता है, तो यह विकास के चौथे या 5वें सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। यानी अगला पॉइंट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 29 होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। आंसर होगा कशेरुक रज्जु, जिसे कि स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं। सीधे सीधे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, तो दंत वल्क है, जिसे कि इनेमल कहा जाता है। आप इंग्लिश में नाम याद रखेंगे। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है, तो यह जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना होता है। अगला पॉइंट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, फीमर। कशेरुक रज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो 31 जोड़ी नर्व्स पाई जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। बॉक्स में दिए गए पॉइंट अति महत्वपूर्ण होते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु यानी स्पर्म या डिंब यानी ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, 65% पाया जाता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है, जबड़ों की पेशियां सबसे मजबूत होती हैं मानव शरीर में। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन को कौन रक्षा करता है, तो यह रक्षा करता है एमनियोन, जिसे उल्व कहा जाता है हिंदी में। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20। अगला पॉइंट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है। राइट आंसर होगा कोलम ओआर स्प्लैक्निक कैविटी। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है, घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा जिसे इंग्लिश में टेंडन कहते हैं, ये किसको जोड़ती है, तो ये पेशी को अस्थि से जोड़ती है, टेंडन। लिंगामेंट जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, बोन टू बोन याद रखेंगे। टेंडन और लिंगामेंट से क्वेश्चन अनेकों बार बने हैं। स्नायु और कंडराएं कैसे ऊतक हैं, तो यह कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो कि जोड़ने का काम करती हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती हैं, क्योंकि इसमें हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं, हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो यह ओसिन नामक प्रोटीन का बनता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। कौन सा लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है, आंसर होगा आरबीसी यानी कि लाल रुधिराणु।
कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन नामक प्रोटीन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा जिससे मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। अगला पॉइंट, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। अगला पॉइंट है, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो यह अचल संधि के द्वारा जुड़ती हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो आंसर है अल्ना एवं ह्यूमरस में। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम और फ्यूबिस उपस्थित होती हैं। अगला टॉपिक हमारा है, हम साथ ही में कंप्लीट कर लेते हैं, श्वसन तंत्र, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम टॉपिक से सभी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसे ध्यान से देखेंगे और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा यह करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा के द्वारा। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17% होती है। अगला पॉइंट है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? आंसर है लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? आंसर है लैक्टिक अम्ल में, जिसके कारण हमें थकावट महसूस होती है। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस के द्वारा, जो कि एक ढक्कन समान होता है। अगला पॉइंट है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह रुधिर के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो यह क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP के अणु के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। पहाड़ों पर रहने वालों को RBC की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 तथा पायरुविक अम्ल। अगला पॉइंट है, अवायवीय श्वसन जिसे एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो आंसर है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? संक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण। प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो यह मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सर्वाधिक CO2 का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का निर्माण होगा। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? आंसर है 2।
फर्मेंटेशन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा ईस्ट में खोजा गया था फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जिसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी या फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद जिसे लेफ्ट आर्टरियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पल्मोनरी वेन के द्वारा यानी फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। श्वसन गुणांक रिस्पायरेटरी क्वेशिएंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग रिस्पायरोमीटर से इसका मापन किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। साइंस की भी यह दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की हमारी टॉपिक है पाचन तंत्र जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इन सभी वीडियो से सीधे सीधे एक एक अंक के दो अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से सबको देखते जाएंगे। ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जिससे कि प्रश्न न पूछे जा रहे हों। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो राइट आंसर होगा स्टार्च। अगला पॉइंट है वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन नामक हार्मोन। याद रखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप टीचर्स और टॉपर्स को सुनते होंगे तो बार बार उनके द्वारा कहा जाता है एनसीईआरटी बुक कवर करने के लिए, तो आप एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है। आपको एनसीईआरटी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी के अलावा यदि आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो साथ में लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बस यही दोनों पुस्तक फॉलो किया गया था जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था, स्पेशली एग्ज़ाम में। मैंने अपने एग्ज़ाम में एनसीईआरटी और लूसेंट ही फॉलो किया है। मुझे बहुत ज़्यादा बुक इकट्ठा करने का शौक़ नहीं रहा है। आपको मेन फोकस करना है रिवीजन पर ताकि चीज़ें आपको याद रहें। बार बार आप यदि पढ़ेंगे तो अपने आप याद होती चली जाएंगी, क्योंकि इन्हीं सबसे प्रश्न बनते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर है आंत। आइए बॉक्स में देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइल का निर्माण लीवर में होता है। यह वसा को फैटी एसिड में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, सीधे प्रश्न बनते हैं इससे। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो आंसर है हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? इसे क्रमानुकुंचन कहा जाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो यह पित्त रस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में इसका स्टोर होता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखेंगे। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? यह बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो यह है यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यह होती है यकृत। अनेकों बार सभी एग्जाम में पूछा गया है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक एक पॉइंट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह है ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर होगा विटामिन ए। गलसुआ यानी कि जिसे मम्स कहा जाता है, पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है।
लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो यह पैंक्रियाज में पाई जाती है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है यानी सिक्रेशन होता है? तो यह है अग्नाशय। जठर ग्रंथियां जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, यह किस अंग में पाई जाती है? आंसर होगा अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो आंसर है फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। अगला पॉइंट, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये किडनी पर इसका असर होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होता है किसके लिए? आंसर होगा अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने के पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। एडिशनल पॉइंट याद रखेंगे। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो ब्लड से यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आंसर होगा जस्ता नामक धातु, जिसे कि जिंक के नाम से भी जाना जाता है। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है सबसे पहले। उत्सर्जन तंत्र, ये हमारी अगली टॉपिक है, क्योंकि छोटी टॉपिक है इसलिए हम इसे कवर कर लेते हैं। ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि एक अंक का क्वेश्चन फिक्स है पूछा जाना, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? आंसर होगा यकृत में होता है। एल्कोहल के निराविषण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? आंसर होगा यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है रक्त अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? आंसर है अमोनिया। अगला पॉइंट देखते हैं। यूरिन की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच, जिसे कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एवं इसी के साथ याद रखेंगे एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित यूरिन की मात्रा कितनी होती है? तो यह लगभग 1.5 लीटर होती है। कौन सी औषधि यूरिन के सिक्रेशन को प्रोत्साहित करती है? तो ड्यूरेटिक होता है। विल्स रोग क्या है? व्हाट इज विल्स डिजीज? और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा किडनी। हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों के किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। कोशिका गुच्छ, इसे कि ग्लोमेरुलस आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। इंग्लिश से और हिंदी दोनों नाम याद रखना है आपको। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? बीपीएससी तैयारी 1 में प्रश्न पूछा गया था। जंतु और उसके मुख्य उत्सर्जी अंग दिए गए हैं, दोनों ध्यान से देखना है। मनुष्य में होता है किडनी यानी कि वृक्क। अमीबा में यह त्वचा या फिर रिक्तिका के द्वारा सिक्रेशन करता है। केचुआ में उत्सर्जिकाओं के द्वारा होता है। झींगा मछली में है एक्सक्रेटरी ऑर्गन हरित ग्रंथियां। फीताक्रीम में फ्लेम कोशिकाएं होती हैं। आर्थ्रोपोडा में मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। और सिलेंट्रेटा में त्वचा सतह या फिर मुख के द्वारा होता है। आप याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा कई बार पूछा गया है। वृक्क में पत्थरी यानी कि किडनी स्टोन यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन याद रखेंगे, इसकी यूनिट नेफ्रॉन होती है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे यूरीमिया कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से यानी कि 1 से लेकर के 1.2 लीटर पर मीटर होता है।
वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण यानी कि रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो सोडियम क्लोराइड। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, इसे हीमोटूरिया कहा जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के द्वारा। रक्त फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी का है। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक, जिसे कि अमोनिया उत्सर्जक कहते हैं हिंदी में, जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया का उत्सर्जक बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? उत्सर्जी अंग सबसे पहले देखेंगे वृक्क के बारे में। यह रुधिर से यूरिन के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। फेफड़े का कार्य है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यह यकृत का कार्य देखेंगे नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। और इंटेस्टाइन यानी कि आंत है कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन यह करता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग जिसे अर्थराइटिस भी कहा जाता है का कारण क्या है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना गठिया रोग बन जाता है, जो कि अमाशय की दीवार पर पेशी संकुचन क्या कहलाता है? पेरिस्टासिस कहलाता है। ड्यूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल की हमारी टॉपिक होगी न। आज की टॉपिक हमारी स्टार्ट हो रही है। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? आंसर है अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सभी से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो आप एक एक पॉइंट को बेहद ही ध्यान से देखेंगे। प्रेरक कौशल जिसे मोटर स्किल कहा जाता है, मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो यह ललाट भाग के द्वारा संबंधित है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है रेम्बेनसिफेलॉन। नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। याद रखेंगे। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इसे अनिद्रा कहा जाता है, जिसे कि स्लीपलेसनेस भी कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक कहते हैं इसे। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 kg होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु कहते हैं हिंदी में। सेरेब्रल पॉल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है, जो कि सामान्यतया छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो यह है आंसर हाइड्रा में। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? यह 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? आंसर होगा ब्रेन। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना होता है तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना इसका प्रमुख कार्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के सिक्रेशन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र के द्वारा। आंसर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? इसे बुलिमिया कहा जाता है। जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? आंसर होगा हाइपोथैलेमस।
एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो यह पीनियल ग्रंथि से निर्मित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? आंसर है मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? आंसर है सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? आंसर होगा 3 भागों में, जिसे कि सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम तीनों याद रखेंगे। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? यह एक्सॉन कहलाता है। हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहेंगे। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? मैलिन का आवरण होता है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो यह मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। चिकित्सा उपकरण और उसके उपयोग क्या है? आइए देखते हैं। सीटी स्कैन का उपयोग होता है शरीर में असामान्यता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यह हृदय में विकार का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ऑटो एनालाइजर यह जैव रासायनिक तत्वों की जांच में इसका उपयोग होता है। पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति नियंत्रित करने में होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम होता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहा जाता है। इसे सिनेप्स याद रखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। अगला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। पहले हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत जल्द ही आपकी बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो आंसर होगा WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। अगला पॉइंट हमारा है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? आंसर होगा O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतया बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होगा? तो 7.35 होता है। 7.35 से लेकर के 7.45 पीएच तक होता है, याद रखेंगे। इसलिए सामान्यतया 7.4 कहा जाता है ब्लड का पीएच मान, जो कि कई बार पूछा गया है एग्जाम में। रक्त समूहों के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर हैं। आरएस कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो यह बंदर से संबंधित है। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। कुमार गौरव सर की ब्रह्मास्त्र बैच की बायोलॉजी की क्लास भी चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रुधिर के जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो यह प्लीहा में नष्ट होता है, जिसे स्प्लीन कहते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, याद रखेंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा होगा? A अथवा O आंसर होगा। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं? तो यह है लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से अथवा रक्त कैंसर भी कहते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आंसर होगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर के यह थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिलकर के फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु मिलकर के रक्त का थक्का बनाता है।
जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? आंसर होगा एंजाइम। अगला पॉइंट, प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना होता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो यह हृदय धमनियां कहलाती हैं, यानी कोरोनरी आर्टरीज। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? यह अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? आंसर होगा एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? तो ये सोडियम की भूमिका होती है। इसमें एंजाइम एक प्रकार का बायो कैटालिस्ट है, यानी कि जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना सेकेंड लगता है? तो 0.8 सेकेंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आंसर होगा अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। अगला पॉइंट हमारा, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त की कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे। बीपीएससी टीआरई 4 में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस शिरा होती है, जो कि पैर में उपस्थित होती है। श्वेत रक्त कणों की संख्या में होने पर आप ध्यान देंगे, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 सीसी से के लगभग याद रखेंगे संख्या, 12,000 सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? सर्पगंधा नामक पौधे का। राउल्फिया सर्पेंटाइना इसे इंग्लिश में याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी, जिसे एरोटा कहा जाता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा को। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का। अशुद्ध रक्त प्रवाह का क्रम क्या है? तो हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियां, फिर धमनिकाएं और कोशिकाएं अंग, ये क्रम है। क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? तो याद रखेंगे 150 से लेकर के 260 mg/100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? आंसर होगा क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या है? तो यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो RBC की। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग व उनके कार्य क्या है? हृदय का कार्य होता है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियों का कार्य होता है रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। शिराओं का कार्य होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। और कोशिकाओं का कार्य होता है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करना। रिसर्पिन क्या है? तो रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। अगला पॉइंट हमारा, रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन होता है। ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है यह। ग्लोब्यूलिन का कार्य होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन का कार्य रक्त का स्कंदन करना होता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो यह प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A, B और AB तीनों हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतया कितनी होती है? तो याद रखेंगे आप 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन या टाइलिन एंजाइम पाचक में सहायक होते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट
याद रखेंगे। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? ओ यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित रक्त समूह ओ, और असंभावित यानी कि ए बी नहीं हो सकता है। यदि माता पिता में ओ और ए है तो संभावित ब्लड ग्रुप होगा ओ या ए, बी या ए बी नहीं हो सकता। ओ और बी है तो ओ और बी होगा, ए या ए बी नहीं हो सकता ब्लड ग्रुप। यदि माता पिता ओ और ए बी हैं तो ब्लड ग्रुप संभावित है ए या बी, लेकिन ध्यान देना है ओ या ए बी नहीं हो सकता है। ए और ए यदि माता पिता है तो संभावित ब्लड ग्रुप ए या ओ हो सकता है, बी या ए बी नहीं होगा। ए या बी माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित रक्त समूह होगा ए बी ओ या ए बी, और असंभावित इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों इसमें हो सकते हैं। यदि ए बी है ब्लड ग्रुप माता और पिता का, ए और ए बी माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित है ए बी, ओ नहीं हो सकता है। यदि बी और बी है माता पिता का ब्लड ग्रुप तो संभावित है बी और ओ, लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता। यदि बी और ए बी माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित है ए बी, पर ओ नहीं हो सकता। यदि ए बी और ए बी दोनों माता पिता का ब्लड ग्रुप सेम है तो संभावित ब्लड ग्रुप है बच्चे का ए बी, पर ओ नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 120 दिन होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रक्त संबंधी समस्याएं क्या होती हैं? उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहते हैं, निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया, इसे आघात से रक्तस्राव कहा जाता है, और अरक्तता मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। अगली टॉपिक हमारी रहेगी मेरे भी सिलेक्शन में एनसीईआरटी बुक का काफ़ी योगदान रहा है। मैंने भी बहुत अच्छे से इस बुक को कंप्लीट किया था, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग भी सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है? आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। बॉक्स में दिए गए पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान देना है। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला परावटु हार्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को रेगुलेट करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो आंसर होगा थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? आंसर है अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन सिक्रेशन करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर होगा TSH हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रिनलिन हार्मोन को बार बार पूछा गया प्रश्न है। यदि आपके पास पर्याप्त समय डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का नहीं है तो ये आपके लिए बेहतर बुक होगी, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में इसमें सभी मेन पॉइंट को समराइज किया गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 डिग्री सेल्सियस। कई बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। अगला पॉइंट हमारा, शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होती हैं यानी डक्टलेस होती हैं? तो आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? आंसर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मनुष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? आंसर है इंसुलिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रिटिन नामक हार्मोन, नाम याद रखेंगे। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागान का निर्माण नहीं होगा।
कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन करती है? आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से प्रश्न टीआरई 1 में भी पूछे गए थे। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? इसे कार्यात्मक रोग कहते हैं, यानी फंक्शनल डिजीज। मानव हार्मोन तथा उसकी भूमिका क्या है? आइए देखते हैं। इसको विशेष तौर पर ध्यान देना है, प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का शरीर में क्या भूमिका है? तो यह वृद्धि हार्मोन के सिक्रेशन को रोकता है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को भी प्रेरित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन यह सोने जागने के चक्र को रेगुलेट करता है। एड्रेनालिन यह हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। स्टार लगाएंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है। एस्ट्रोजन का कार्य क्या है? तो यह स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। स्त्रियों में यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है? तो गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है तथा गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरोन यह पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है तथा पेशियों के विकास में सहायक होता है। रेनिन यह एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है तथा प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन और एंजिटेंसिन को तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एड्रेनालिन हार्मोन के सिक्रेशन होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि बहुत बार पूछा गया है। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है ड्यूरेसिस नामक रोग होता है। स्तनधारियों में दुग्धस्राव को हार्मोन से कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न को। स्तनधारियों में मिल्क सिक्रेशन को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? आंसर होगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह कान के नीचे पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन नामक हार्मोन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन की। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? यह ब्रेन यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य सिक्रेशन दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन नामक। कई बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड है। ये सभी पॉइंट से प्रश्न बने हैं, तो आप एक एक पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ग्रंथि और हार्मोन्स देखते हैं। अग्नाशय से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पीयूष ग्रंथि से थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क से कार्टिसोल नामक हार्मोन का और वृक्क से विटामिन डी का। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले सिक्रेशन को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता नामक धातु होती है इंसुलिन में। अगला पॉइंट है, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? आंसर होगा परावटु। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि नियंत्रित करते हैं। ये सभी कार्य हैं हार्मोन के। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन कौन सी हैं।
और उनका कार्य क्या होता है? हार्डेरियन ग्रंथियां यह नेत्रों में सिक्रेशन द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियां यह कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां होती हैं। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है इसे। श्लेष्म ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड मेढक की त्वचा में म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ब्रूनस ग्रंथियां ये कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का सिक्रेशन करता है। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। अगली ग्लैंड देखते हैं, वाइटिलाइन ग्लैंड प्लेटेहेल्मिन्थेस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। यह फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। फैट ग्लैंड स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां यह स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं। स्वयं रेडर ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां इसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, स्तनियों में दूध का सिक्रेशन करती हैं। सेरोमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का सिक्रेशन करती है। लक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनी ग्रंथियां होती हैं जो म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। बायोलॉजी के टॉपिक में पढ़ेंगे आप कोशिका यानी सेल। ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एनसीईआरटी आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी टीचर्स या टॉपर्स को सुनते होंगे तो सभी के द्वारा यही सुझाव दिया जाता है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। मेरे भी सिलेक्शन में एनसीईआरटी का काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? आंसर है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो यह प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं? याद रखेंगे प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्त। याद रखेंगे सेल वॉल नहीं पाई जाती है एनिमल सेल में। पीट पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है? तो यह ओवरी में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? आंसर है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। सुसाइडल बैग कहा जाता है इसे। मनुष्य के किस ऊतक यानी टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा मृत, याद रखेंगे प्रश्न है, कौन सा भाग प्लांट सेल तथा एनिमल सेल में पाया जाता है? यानी दोनों में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन ने जीन शब्द खोजा। रिवर्स प्रतिलेखन क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? टैमिन तथा बाल्टीमोर ने किया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे प्रभाविता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कोशिका की जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है।
यह किससे मिलकर बनता है? तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? आंसर है राइबोसोम, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होगी। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा होती है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार पुरकिंजे ने कहा था। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? आंसर होगा हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? आंसर है जीव द्रव्य तंतु। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा याद रखेंगे, तो यह आंसर बनेगा पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? गॉल्जी बॉडी को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? आंसर है लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में यह प्रस्तुत किया गया था। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य संरचना पाई जाती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है, जो कि केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम याद रखना है कार्लेपो टैक्सीफोलिया है। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया ओविडक्ट में संपन्न होती है। अगली टॉपिक देखते हैं। इसी हमारी टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। प्लांट में जैसे जाइलम और जैसे जल याद रखेंगे ऐसे रिलेट करके। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे विनाइट्रीकरण कहा जाता है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगला पॉइंट है वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो यह भ्रूण खाद्य संग्रहण तथा आवरण से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पादप के क्लोरोप्लास्ट में होता है। यदि हम केचुए तथा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो यह परासरण प्रघात के कारण होता है, जिसे कि डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? यह फसल का नाम है मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? आंसर होगा सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो यह एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम को फूल से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? इसे प्रोटोजाइलम कहा जाता है। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत यानी कि मलबेरी के प्लांट पर रेशम के कीट पाए जाते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स में।
वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन्स। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा स्तंभ मूल कहते हैं। परजीवी पौधे अपने पोषक यानी होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो इसे चूस्कांक कहा जाता है। हास्टोरियम याद रखेंगे इंग्लिश में। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में यानी डाइकोटिलीडन्स प्लांट में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? तो यह कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। गेहूं, धान और जौ में रेशेदार जड़तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एक्केसिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को कहा जाता है। प्लांट और उसके प्रयोग योग्य यानी खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो लहसुन और प्याज का बल्ब खाया जाता है। हल्दी और अदरक का प्रकंद यानी राइजोम खाया जाता है। अरबी और जिमी कंद का कॉर्म या घन कंद याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं तो ये महत्वपूर्ण है। आलू का ट्यूबर यानी कंद खाया जाता है या स्तंभ कंद भी ऑप्शन में दिया रहता है, इसलिए तीनों नाम याद रखेंगे। हार्मोन्स विकर एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो प्याज होता है तने का परिवर्धित रूप। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही सिद्धांत एवं जैव विकास। आपको बता दें कि इस क्लास में एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा जिससे कि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने किया। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नान मानव को माना गया है। साइंस की क्लास की यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। अगला पॉइंट है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला पॉइंट है उद विकास का मुख्य कारक क्या है? आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चरवरण याद रखेंगे। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है ह्यूगो डी व्रीज ने। आर्कियोप्टेरिक्स ज्यूरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी कहलाती है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो यह हाथी का पूर्वज है मैमथ। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? आंसर है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति मानी गई थी। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी पीरियड को हाइबरनेशन कहा जाता है। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो तारामीन यानी स्टार फिश के पास नहीं होता। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? इसे क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछी गई है।
आपको बता दें कि एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही आप लोगों को बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका अच्छे से सब्जेक्ट तैयार हो सके। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स के प्लांट में। अगला पॉइंट है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने किया है जंपिंग जीन की खोज। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन यह डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो आंसर हमारा है चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। तो आंसर होगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। कुछ सिंपल नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं? तो याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। साधारण नाम है मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस होता है। बाघ का साइंटिफिक नेम याद रखेंगे पैंथेरा टिग्रिस होता है। शेर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। मटर का है साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। बिल्ली का है फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। चना का होता है सीसर एरिएटिनम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है और गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैगी फेरा इंडिका। का एग्जाम में कई बार पूछा गया है मैंगी फेरा इंडिका, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो यह क्रमशः ग्रैना एवं स्ट्रोमा में होती है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं के नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो यह हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। मानव हृदय का बाह्य निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। अगला पॉइंट है कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है, यानी फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? तो आंसर होगा कवक मूल, जिसे माइकोराइजा भी कहते हैं। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं? तो यह एक प्रकार की फंजाई यानी फफूद है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवन को कहा जाता है। एल्गी और फंजाई से लाइकेन बनते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आंसर होगा पुष्प होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होगा? मैग्नीशियम, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, यानी कीटों में श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो बॉक्स में दिए गए होते हैं, उसे आपको याद रखना है। सीधे सीधे प्रश्न इससे बनते हैं। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस होता है। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती हैं? तो आंसर होगा कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? इसे शैलोदभिद कहते हैं। घटपर्णी यानी प्लांट फीचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पड़
फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि घड़े के आकार के हो जाते हैं पिचर प्लांट का शेप। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो आंसर होगा ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। अगला पॉइंट, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा गया है लीची के फल को। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद यानी राइजोम कहलाता है। अगला पॉइंट, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल होता है सबसे बड़ा स्तनपायी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? इस अवस्था को प्यूपा कहा जाता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान होता है। वार्म ब्लडेड जंतुओं का तापमान। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं देता? इसका नाम है एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन या मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? आंसर है स्तनपायी यानी मैमल है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो यह क्वेर्कस से प्राप्त किया जाता है कॉर्क। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? डॉल्फिन स्तनपायी है। अफीन मार्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तने का प्रयोग होता है। लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन से स्मेल आती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद यानी जीरोफाइट कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है यह। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि मेढक। इपीफाइट्स यानी अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए यह निर्भर होते हैं अन्य पौधों पर। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? आंसर है मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हैम्स रे से किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो यह फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। सन हैम्प रे से लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? यह लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? आंसर होगा जीवाश्मों से। जीवों के उद विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? आंसर होगा सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे ही आपकी बायोलॉजी कंप्लीट होगी, केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। जल्द ही बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट होने वाली है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित होते हैं? तो आंसर होगा अपरा यानी प्लेसेंटिया। इसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो यह एक नियत तापी प्राणी होता है जिसे वार्म ब्लडेड कहते हैं। विज्ञान की पैलिएंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ी पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ये एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंसर है इसका आंत। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? यस फेज में यानी यस प्रावस्था में। अगला पॉइंट है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है?
तो डायटम का यूज किया जाता है। पपीते की पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो कैरिका ज़ैंथिन की उपस्थिति के कारण पपीते का रंग पीला हो जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना याद रखेंगे। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से, जिसे भूरी शैवाल भी कहते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया याद रखेंगे। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ क्या होता है? ग्लाइकोजन। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश याद रखेंगे। बिस्फेनॉल ए क्या है, जिसे BPA भी कहा जाता है? यह एक खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी कि बिना मिट्टी के यहाँ पर प्लांट उगाए जाते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं एंटीबायोटिक। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर यानी एंजाइम उपस्थित होता है? तो जाइमेज एंजाइम याद रखेंगे। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होती है? सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया? गार्डन पी यानी मटर का प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? याद रखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिकम। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो टेम्परेचर है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। सीप, घोघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। आप सभी को पता है कि BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म आपका फरवरी में आ जाएगा, तो अब आप लोग सीरियस होकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। समय बहुत कम है, पर अभी से आप लग जाएंगे तो तैयारी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? आंसर होगा प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में होगी। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो यह प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? कई बार पूछा गया प्रश्न। विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। सुबह के 8 बजे, शाम के 8 बजे आपको 2 वीडियो डेली मिलती है। बीच में भी अब 2 वीडियो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है, तो उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाना है। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। यदि आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल तक आपकी बायोलॉजी कंप्लीट करवा दी जाएगी। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? आंसर है लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार्वा यानी सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अलसी जिसे तीसी कहते हैं, ये किसकी प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसी अम्ल की प्रचुर स्रोत है।
मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत, याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर होगा लौह। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? आंसर होगा रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो यह प्रोटीन का भाग होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि पोटेशियम का स्रोत होता है सेब, इसलिए हृदय रोगियों के लिए यह बेहद ही फायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। यदि आपके पास डिटेल एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है तो यह वन ऑफ द बेस्ट बुक होगी आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतर स्कोर होगा। मैंने खुद एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करती हूँ। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? आंसर होगा त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर ग्लूटेन पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है, कई बार पूछा गया प्रश्न। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवले में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें होती हैं। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो पानी में 0 कैलोरी होती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज नामक सैकेराइड। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो यह यकृत को प्रभावित करती है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? आंसर होगा प्रोथ्रम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोज किया था फंक ने। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, कैद, शकरकंद के साथ ही साथ गाजर, पालक आदि याद रखेंगे। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, यह रासायनिक नाम है। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? आंसर होगा विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। थायमिन किस का रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का नाम थायमिन है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो B और C जल में घुलनशील है, याद रखेंगे। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? B3 और विटामिन C की कमी के कारण। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है।
रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? आंसर होगा स्कारबिकम। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं। भोजन के रेशों का महत्व क्या होता है? तो भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दीर्घमात्रिक खनिज क्या होते हैं? इसे देखते हैं, कई बार पूछा जाता है प्रश्न माइक्रो मिनरल्स के बारे में। कैल्शियम जिसका महत्व है दांतों और अस्थियों की रचना, दुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग में यह हेल्प करता है और तंत्रिकाओं एवं पेशियों का कार्य है इसका। फास्फोरस का कार्य है दांतों और हड्डियों की रचना करना, अम्ल क्षार संतुलन करना और एटीपी और डीएनए में पाया जाता है फास्फोरस। गंधक यानी सल्फर अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है। पोटेशियम का कार्य है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी में। क्लोरीन का कार्य है जठर रस का अम्ल क्षार में संतुलन करना। सोडियम का कार्य होता है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी में यूज होता है। मैग्नीशियम हेल्प करता है ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक यानी कोफैक्टर में। खनिज और इसके प्रमुख स्रोत क्या है? तो लौह का प्रमुख स्रोत है केला एवं खजूर। पोटेशियम का प्रमुख स्रोत पालक होता है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत है आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? आंसर होगा मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की किस अनुपात में होने चाहिए? तो याद रखेंगे 1/2 पार्ट होना चाहिए प्रोटीन का, 1/4 पार्ट होना चाहिए वसा का और 3/5 पार्ट होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर होगा वसा। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन के कार्य क्या है? ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे देखेंगे। विटामिन उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसका प्रमुख स्रोत है कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं। कार्यकी पर प्रभाव क्या होता है? तो यह दृष्टि रंगों का संश्लेषण करता है। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। इसकी कमी से क्या होता है? तो कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसका प्रमुख स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। कार्यकी पर प्रभाव कैल्शियम व फास्फोरस का उपचय इसका प्रमुख कार्य है तथा हड्डियों और दांतों की वृद्धि करना। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है वयस्कों में तथा रिकेट्स बच्चों में हो जाता है। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसका प्रमुख स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता इसका प्रमुख कार्य है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी और एपिथेलियम कमजोर हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आंत के बैक्टीरिया में यह पाया जाता है। यकृत में प्रोथ्रम्बिन का संश्लेषण इसका प्रमुख कार्य है। चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाता है यदि विटामिन के की कमी हो तो। जल में घुलनशील विटामिन के नाम बी और सी है। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन बी। विटामिन B1 का नाम है थायमीन।
यह प्रमुख स्रोत इसका है अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक। कार्य इसका है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपपचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस में यह पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम का कार्य करता है। FAD तथा FNM का प्रमुख घटक है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 निकोटीनिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम। ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा और फलियों में पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम है। NAD तथा NADP का प्रमुख घटक होता है। पेलाग्रा नामक रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना में पाया जाता है। कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A का घटक है। चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता की कमी हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है रासायनिक नाम इसका और यह पाया जाता है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और यकृत में। इसकी कार्य प्रमुख है अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। रक्त छीड़ता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन इसकी कमी से होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और फल से प्राप्त होता है। विटामिन B7 वसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण इसका प्रमुख कार्य है। इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल समूह इसका रासायनिक नाम है। हरी पत्तियों में यकृत, सोयाबीन और ईस्ट की और फलियों में पाया जाता है। वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण प्रमुख कार्य है विटामिन B9 का। रक्त छीड़ता और वृद्धि में कमी हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन यह पाया जाता है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया में। इसका प्रमुख कार्य है वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, रक्त छीड़ता, तंत्रिका तंत्र के विकार इसकी कमी से होते हैं। विटामिन C देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर में यह पाया जाता है। विटामिन C अंतराकोशीय सीमेंट कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है तथा मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है जिसका कार्य रक्त अस्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी साइंस बायोलॉजी में आज की टॉपिक है रोग एवं उपचार। आपको बता दें कि यह एक सेकेंड लास्ट टॉपिक होगी बायोलॉजी की। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, फिर आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी होगी। यदि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो NCERT बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो रोग एवं उपचार से आने वाले सभी प्रश्न आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। बस इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार याद रखना है रिवीजन करके। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो यह विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण होते हैं? मेनिंजाइटिस नामक रोग के। शिशुओं में अतिसार यानी डायरिया का क्या कारण होता है? आंसर होगा रोटावायरस। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? आंसर होगा दृष्टिपटल। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? आंसर होगा दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? यह फेफड़े से संबंधित है। अगला पॉइंट है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर, खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव कारण होती है? तो यह प्रोटोनामक जीवाणु के द्वारा होती है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? साल्मोनेला बैसिलाई के द्वारा उत्पन्न होता है भोजन विषाक्तता। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह आते हैं। NCERT को आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ाई जा रही है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। इसलिए आपको
एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई नामक रोग होता है? आंसर होगा कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो यह मानसिक जड़ता से संबंधित बीमारी है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से संबंधित बीमारी। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन प्रभावित होता है मलेरिया में। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी होते हैं। अगला पॉइंट है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का अस्कंदन नहीं होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर होगा सर रोनाल्ड रॉस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा आर्सेनिक 74 का। यदि यूरिन के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी को प्रभावित होने की संभावना इसमें होती है, यह एक पहचान है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो में साल्क टीका लगाया जाता है। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। अगला पॉइंट, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो यह फफूंद यानी फंगस से होने वाली बीमारी है एथलीट फुट। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर है रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? आंसर है बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? आंसर है मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? यह ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है, यानी हड्डियों में कोई कमी हो तो उसका पता लगाने के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है? एडीज नामक मच्छर। कई बार पूछा गया है एडीज मच्छर किसका वाहक है? तो जीका वायरस का वाहक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा एफजी बैटिक ने। साइंस की क्लास की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, चाहे तो आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं आसानी से। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, स्टार लगाएंगे। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क एल्जाइमर से प्रभावित अंग है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो यह विद्युत मस्तिष्क लेख यानी कि ईईजी, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। सामान्य जुकाम जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो वायरस के द्वारा होता है। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति इसमें कम हो जाती है इस रोग में। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ यूज होती हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? आंसर होगा पोटेशियम। बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद इन टॉपिकों पर दिए गए सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम में आपको काफ़ी लाभ होगा। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? ये बॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे आप और इसे याद भी रखेंगे। जीवाणुओं से होने वाले रोग, हैजा इसका कारक है वाइब्रियो कोलेराई। डिप्थीरिया नामक रोग भी यह एक जीवाणु जनित रोग है।
कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई का प्रमुख कारक होता है इसका। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। लेप्रोसी नामक रोग का कारक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटेनस नामक रोग क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला है टाइफाइड, यह साल्मोनेला टाइफोसस के द्वारा होने वाला रोग है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। काली खांसी का प्रमुख कारक है बॉर्डीटेला पर्टूसिस। न्यूमोनिया नामक रोग का कारक है डिप्लोकोकल न्यूमोनी। गोनोरिया नामक रोग का कारक निसेरिया गोनोराई है। सिफिलिस नामक रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडियम है। सुजाक नामक रोग का कारक है गोनोकॉकस गोनोराई। अगला पॉइंट हमारा है एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग नामक रोग होता है चूहे के काटने से। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आंखों को प्रभावित करने वाला रोग है। निद्रा रोग जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है नामक बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होती है? तो यह गोल कृमि के द्वारा होता है जिसे राउंड वार्म कहते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट है एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स वायरस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो के द्वारा एड्स वायरस की खोज की गई थी। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जीडोवुडिन का दूसरा नाम है एजिडोथाइमिडीन जो कि एड्स के उपचार में सहायक है। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए। ये सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको बेहद ही ध्यान से इन टॉपिक्स को तैयार करना चाहिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किससे संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? आंसर होगा हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं। उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है, इस कारण। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। कई बार पूछा जाता है संक्रामक बीमारियां कौन कौन। अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे इसमें यकृत प्रभावित होता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? आंसर है कैंसर। सिलिकोसिस क्या है? तो यह फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? याद रखेंगे जिंक। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। बायोलॉजी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिजीज से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो आंसर होगा गन्ना। भिंडी में पीत वर्ड सिरा रोग किस कारण होता है? आंसर है सफ़ेद मक्खी से। खसरा यानी कि मीजल्स को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? याद रखेंगे हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? यह मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट और स्मट, जिसे ब्लैक कीट और स्मट कहते हैं। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो यह लीफ हॉपर के द्वारा प्रसारित होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद यह लगाया जाता है। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं? इसे एक साथ देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉक्सीडियोसिस, इसका प्रमुख लक्षण है रक्तस्रावी आंत्रशोथ खूनी पेचिश।
बबेसियसिस का प्रमुख लक्षण है तीव्र ज्वर, रक्त अल्पता। फिलेरियोसिस का प्रमुख लक्षण है तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। एनाप्लाज्मोसिस का लक्षण है लाल रक्त कणों का विनाश। ट्रिप्नोसोमियासिस का लक्षण है ज्वर और रक्त। ट्राइकोमोनियासिस का लक्षण है गर्भपात व बंध्यता। अगला पॉइंट देखेंगे, विषाणु जनित रोग, स्टार लगाएंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। छोटी माता जो कि यह विषाणु जनित रोग है, इसका प्रमुख कारक है वेरिसेला वायरस। खसरा यानी मीजल्स का प्रमुख कारक है मोरविली वायरस। पोलियो का प्रमुख कारक पोलियो वायरस होता है। रेबीज का प्रमुख कारक रेबीज वायरस। चेचक का वेरियोला वायरस। जननांग हर्पिस का हर्पिस वायरस। एड्स का प्रमुख कारक है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV। हेपेटाइटिस का प्रमुख कारक है हेपेटाइटिस वायरस। इन्फ्लुएंजा का प्रमुख कारक है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। गलसुआ का कारक है मम्प्स वायरस। जेनाइटल हर्पिस का प्रमुख कारक है सिंप्लेक्स वेजिनेलिस। डेंगू का प्रमुख कारक है डेंगू वायरस। कोविड-19 का प्रमुख कारक है कोरोना वायरस। यकृत शोथ कैसा रोग है यानी हेपेटाइटिस यह कैसा रोग है, तो जीवाणु विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाली यह बीमारी है हेपेटाइटिस। याद रखेंगे, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, वेक्टर कहा जाता है इसे, यानी रोगों का वाहक। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, तो रुधिर यानी ब्लड को। ग्लाइकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, नेत्र, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पोलियोमाइलेटाइस रोग किसके द्वारा फैलता है, तो विषाणु यानी वायरस। रक्त में RH क्या होता है, तो यह एक प्रतिजन होता है। कोरोना वायरस के बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर के मर्स यानी जिसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम और सार्स सेवरे एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम तक हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, बी कोशिका कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। अगला पॉइंट हमारा है टिक्का रोग किसमें होता है, तो यह मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, रेबीज वायरस। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, विषाणु के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस रोग किसके द्वारा होता है, हरे शैवाल के। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, याद रखेंगे जीवाणु। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसण का कार्य करता है, तो यकृत, याद रखेंगे। काला जार का संचार किससे होता है, सिकता मक्खी के द्वारा। ये हमारी सेकेंड लास्ट टॉपिक चल रही है। इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगी, फिर बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी लाभ होगा। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है, DPT, जिसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक कौन है, अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग एक साथ देख लेते हैं। मलेरिया जिसका प्रमुख कारक है प्लाज्मोडियम वाइबैक्स। अमीबियासिस का प्रमुख कारक है एंटमीबा सिंप्लेक्स। काला आजार का प्रमुख कारक है लिस्मानिया जो कि बालू मक्खी के काटने से फैलता है। पायरिया का प्रमुख कारक एंटमीबा जिंजीवैलिस। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होता है। अगला पॉइंट, फुफ्फुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं इससे। आगे देखते हैं, कृमि जनित रोग कौन कौन से हैं, एक साथ दिया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको। इन्हीं पॉइंट्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फाइलेरियासिस, टीनियासिस और स्कैरियासिस। फाइलेरियासिस होता है वाउचेरिया ब्रंकोफ्टाई के द्वारा। टीनियासिस याद रखेंगे टीनिया सोलियम। स्कैरियासिस का प्रमुख कारक होता है स्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस।
कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? एथलीट फुट होता है, जो कि ये बार बार पूछा जाता है, कवक जनित रोग। ट्राइकोफाइटोन, खाज होता है एकैरस स्कैबीज के द्वारा, और दांत जिसे रिंग वार्म कहते हैं यह ट्राइकोफाइटोन के द्वारा फैलता है। पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक तरफ दिया गया है कवक जनित पादप रोग, दूसरी तरफ है विषाणु जनित रोग, नीचे आपको मिल जाएगा अजैविक पादप रोग। जीवाणु जनित पौधों में होने वाले रोग सभी यहाँ पर दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से इसे बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हैं। विषाणु जनित रोग अवश्य याद रखिएगा। तंबाकू का मोजैक रोग, जो कि टोबैको मोजैक वायरस के द्वारा होता है, बार बार पूछा जाता है। आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस वाई के द्वारा। बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस। फूल गोभी का मोजैक रोग फूल गोभी मोजैक वायरस के द्वारा। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर की लाल पत्ती वायरस के द्वारा होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली टॉपिक हमारी मिसलेनियस टॉपिक होगी, जिसमें कि टॉपिक है, इसमें सभी मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। एनसीईआरटी की यह वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि मेरे सिलेक्शन में भी इसका काफ़ी योगदान रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखेंगे। एजोला एक जलीय फर्न है, यानी एक्वाटिक फर्न है, जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी होता है। आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? आंसर होगा राइजोबियम जैपोनिकम। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधों पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था मेंडल ने। अगला पॉइंट है, डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का सिक्रेशन करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेघा यानी ग्वाइटर रोग होता है? तो आंसर होगा थायराइड। अगला पॉइंट, प्राणियों में आहार शोषण और संश्लेषण उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के 3 प्रमुख गुण होते हैं। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? यह ऊष्मा शोषक क्रिया है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यह जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? जीवाश्मों की, याद रखेंगे। फॉसिल्स की आयु के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, अनसैचुरेटेड फैट पाई जाती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट या धड़कन को समंजित करना होता है। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं फेरोमोन्स। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया शैवाल से। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख से। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है पहला बायोडीजल प्लांट। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? इसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाला परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में। पर्णहरित
क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम याद रखेंगे। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयान। अगला पॉइंट हमारा, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या कहलाती है? उपपरजीविता यानी सब पैरासिटिज्म। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? याद रखेंगे, पीला और हरा। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत जैट्रोफा। स्टार लगाएंगे इस पॉइंट को, अनेक बार यह प्रश्न पूछा गया है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना और मक्का से। बायोफ्यूल इथेनॉल। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक्कुटों की यानी चिकन की। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे श्वेत चींटी कहते हैं, व्हाइट एंट। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। अगला पॉइंट है, नेको नामक संस्था है किससे संबंधित? तो यह एड्स से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDRI इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मिसलेनियस ये प्रश्न है जो कि एक एक पॉइंट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर होगा पादपों की वृद्धि दर नापने में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में स्थापित हुआ है। फीटल ग्रोथ को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन किस पादप से निर्मित किया जाता है? तो अफीम पोस्ता से। हेरोइन का दूसरा नाम है नोस्कापिन। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? आंसर है मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो डांस के द्वारा। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कार्ल वान फ्रिस्क को 1973 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो आंसर है फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? इसे ऐसे नोड्स के नाम से जाने जाते हैं। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की होती है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? आंसर है हरगोविंद खुराना ने। श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में पाई जाती है। ऊँट के अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो ऊँट अपने कुबड़ यानी हम्प का प्रयोग वसा के संग्रहण के लिए करता है। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग आसानी से एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। जार्विक यानी कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट जार्विक ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है।
वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होते हैं यानी नेक्ड होते हैं। अगला पॉइंट है, कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो आंसर होगा इसका सेलुलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन कहलाता है। धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश से विकसित हुई थी? फिलीपींस। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो आंसर होगा कॉर्निया। TRE 1 में यह प्रश्न आया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था, यानी हार्ट का पहला ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। अगला पॉइंट ध्यान से देखेंगे, भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर होता है। मानव का हृदय 4 चैम्बर का होता है, कई बार पूछा जाता है यह प्रश्न। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता? तो चूहा। गॉल ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? नीम से। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई? इंटरफेरॉन। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटरनरी थर्मामीटर। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो यह भेड़ की है। केसर जिसे सैफ्रॉन कहते हैं, केसर पौधों के वतिकाग्र से प्राप्त होती है, यानी स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है केसर को। बीटी वैगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है बीटी वैगन। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय। आगे देखते हैं, प्रमुख आविष्कारक कौन कौन है? तो विटामिन की खोज फंक ने किया। विटामिन ए की खोज मैकुलन। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने किया। विटामिन सी की खोज हॉलकट ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस। सल्फा ड्रग की खोज गेरहर्ड डोमैक ने किया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सैलमन वक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रास याद रखेंगे। पेचिस व प्लेग की चिकित्सा की खोज कीटा जाटो ने किया। लिंग हार्मोन की खोज स्टेनाच। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्ट नलिन लेहन ने किया है। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने। अगला पॉइंट देखेंगे, आविष्कार और उसके आविष्कारक। प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड एवं स्टेप्टो ने किया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की खोज विलियम इंथोवेन ने किया है। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने। इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक ने। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन एवं सिम्पसन ने। चेचक का टीका खोजा एडवर्ड जेनर ने। टेरामाइसिन की खोज फिनेल। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन की जोनास साल्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको बेहद ही ध्यान से देखना है। बीसीजी का टीका खोजा कैमलेट व कैमली गुएरिन ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो आज आपकी बायोलॉजी की टॉपिक सभी कंप्लीट होती है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको बार बार बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं साइंस में केमिस्ट्री की क्लास। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।